हमारे मौके में ना तोलाराम जी हजरिया, जगन्नाथ जी राठौड़, आप आए। कई लोगों के मिट चुकी है काम कर करके, तो यहाँ पे ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपको काम कम करना पड़ेगा, लेकिन आप आगे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। यानी ढोरों जैसा काम नहीं करना है, बिना मेहनत का बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, दिमाग का काम करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, दिमाग ज्यादा चलाना है। तमाम में हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध रहेगा कि आप पधारे मंच पर। फोटोग्राफर से अनुरोध, कन्या डिजिटल स्टूडियो कालंद्री, आपसे भी अनुरोध है कि आप इस यादगार लम्हे को स्वागत के लिए मैं आवाज देने जाऊंगा। सॉल के लिए तलसाराम जी, कला जी देने वाला नहीं है, समय का ध्यान रखें, तुरंत पधारें। अतिथि सम्मान करने के बाद दुपट्टे के लिए अगले अतिथि हमारे बीच में हैं श्रीमान मेघाराम जी परमार, तवरी साफा पहनाएंगे दुपट्टे के लिए लहर जी। अगले हमारे बीच में मंचासीन अतिथि हैं श्रीमान तोलाराम जी फासरिया, जिला कोषाध्यक्ष हैं मेघवाल समाज विकास संस्थान 22 परगना के। आपके स्वागत के लिए मैं आवाज देने जा रहा हूँ शांतिलाल जी दाम जी निमोड़ा, नवाराम जी जेला। बहुत बहुत धन्यवाद ऑपरेटर साहब, आपने हमारी बात सुनी। एक बार रियो साउंड है, ये नाम है क्या? हाँ, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। ये हमारे समाज का एक साउंड है, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम में श्रीमान देखने को ये मिलता है कि व्यक्ति जरूर होता है, लेकिन वो समाज का नहीं होता है, वो खुद का होता है। तो हरीश जी हमारे बीच मौजूद है, दैनिक भास्कर के इसी और अगले कार्यक्रम में हमारे बीच में पंचायत समिति सदस्य गीता देवी जी, हिम्मत जी के स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, तो नहीं तो सामने वाला ही काम चलेगा रोजा। बहुत बहुत आभार। हमारे साथी अर्शन के खान बोल रहे हो, मैंने पत्रिका में भी आपत्ति की थी, मेरे को नाम ही ऐसा है और आप खान और लगा देते हैं पीछे, तो मैं कुछ और ही बन जाता हूँ। यानी मेघवाल ठीक रहता हूँ, हाँ, तो मेघवाल ही बढ़िया रहता है, इसलिए मैं नाम चेंज भी किया है। पहले हर्षद राम चलता था, फिर आनंद नहीं आया नाम में, तो मैंने कहा हर्षद के मेघवाल कर देते हैं ताकि ठीक रहेगा, अगले वाले इंसान को बात कर इस निगोड़ा की धरती पे पधारे हैं। मैं आपका ये आभार कभी नहीं भूल सकता हूँ। राहुल जी इनका युवाओं का वेबिनार करने के लिए पधारे हैं। मैं ऐसी शख्सियत का इस निगोड़ा की पावन धन्य धरा पर आपका स्वागत करता हूँ कि आपका ये कीमती समय हम सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। गौतम बुद्धा को नमन करते हुए हमारे महान संत रविदास जी को याद करते हुए, कबीरदास जी को, ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को, साहूजी महाराज को और हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए आज युवा मित्र मंडल के द्वारा ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजन किया गया है, इस समारोह के आयोजन करने के जो पीछे मकसद रखा हुआ है, परंतु साथ इन साथियों को याद भी होगा, तो मैं इस मकसद के बारे में बोलना चाह रहा हूं कि हमारी समाज असंगठित समाज है, और जो समाज और जो बीच में पढ़े लिखे, अनपढ़ और पढ़े लिखों के बीच में जो खाई है, और उस खाई को बांटने का, इस खाई को कम करने का ये
प्रतिभा सम्मान जो माध्यम है, और इस प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से हमारी दो प्रतिभाएं निकलती हैं, एक शासक निकलता है, एक प्रशासक निकलता है। ऐसी जो कार्यक्रम होता है उसको शासन प्रशासन में हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए एक मार्ग निकलता है। इस समारोह की वजह से जो छात्र प्रतिभा के अंदर आते हैं और उस प्रतिभा से निखरते हैं और वो प्रशासक बन जाते हैं और अपने भारतीय संविधान के अनुसार समाज की जो कानून व्यवस्था के द्वारा रक्षा करने का काम करते हैं। और जो इसके बीच में जो पढ़े लिखे जो रह जाते हैं, जो प्रशासक नहीं बनते हैं, तो वो शासक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, आज देखो सरपंच और प्रधान समिति जिला परिषद सदस्य बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार के वो निकलते हैं और वो भी अपने भारतीय संविधान को रक्षा करने और साधन उसको समाज को सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो हमें इस प्रतियोगिता के, आपको ऐसा नहीं है कि ये फालतू का खर्चा है, ये फालतू का खर्चा नहीं है। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए ये लोग निकलने वाले हैं। साथियों, हमें ये आयोजन क्यों करने पड़ रहे हैं? पहले आयोजन नहीं हो रहे थे, ये आयोजन क्यों करने पड़ रहे हैं? कि हमारे जो अभी भी जो पीढ़ी है, इसमें अपन जो एमएलए और एमपी के नाम से हम जो वोट कर रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के अंदर सम को समानता का अधिकार दिया है, अवसर दिया है, परंतु भारतीय संविधान अभी खतरे में है। उसको रक्षा करने के लिए जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वो 131 SC और ST के हैं, परंतु वो पार्टियों के गुलाम बन गए हैं। इसलिए वो हमारी वोट के अधिकार की वजह से अपन को वहां भेज रहे हैं, परंतु वो अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, अपने बोल नहीं रहे हैं। उसके बाद में अपने प्रशासक के रूप में कर्मचारी निकले, और कर्मचारी जो निकले वो भी अपने बच्चे के लिए नौकरी भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अपने, क्योंकि उसको वो भी अपने डिफिकल्ट बच्चों में व्यस्त हो गए हैं। जो समाज का काम करना चाहिए थे, भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए थे, क्योंकि वो समाज के नाम से कर्मचारी बने हैं, समाज के सर्टिफिकेट से मिला है, समाज के अवसर से बने हैं। तो उस अवसर को के द्वारा जो कर्मचारी जो बने हुए हैं, उस कर्मचारी को अपनी संविधान के अनुसार उसकी रक्षा करने का काम करना चाहिए था, समाज का काम करना चाहिए था, समाज को जागृत करने का काम करना चाहिए था, परंतु नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो अपने बच्चों की नौकरी भी नहीं संभाल पा रहा है। तो उसको आगे आने के लिए बहुत ये आयोजन होना अति आवश्यक है। तो साथियों, उसके बाद में भी अपन को इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमारे खिलाफ में व्यवस्था बन रही है, उस व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अपन को इकट्ठा होना बहुत जरूरी हो गया है। और ये इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम जो लगाए जाते हैं उसमें अधिक से अधिक भाग लें, अधिक से अधिक सहयोग करें और अधिक से अधिक रहें। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसी प्रकार के युवाओं के लिए, युवाओं को शिक्षित करने के लिए, युवाओं को संविधान की सुरक्षा करने के लिए भी आगे आएंगे तो उनको भी सुरक्षित होंगे और उनके हक और अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, आने वाली पीढ़ी के हक और सुविधा रहेंगे, तो उन युवाओं को भी आगे आना चाहिए। तो मैं, कार्यक्रम बहुत लंबा है, अतिथि बहुत बोलने वाले हैं, तो इस संबंध में आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि कल अपने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा और बेरोजगार मोर्चा, बालक बालिकाओं का संघ जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है पिंडवारा में, अंबेडकर भवन में, उसमें अधिक से अधिक युवा भाग लेवें, अधिक से अधिक अपनी संविधान की जानकारी लेवें और हमें किस प्रकार से संविधान को बचाने का काम करना है। मैं किसको आह्वान करता हूँ कि सभी लोग पधारे। मैं सभी, आज का मुझे मान और सम्मान दिया और इस अवसर पर मुझे बुलाया, आपके युवा मित्र मंडल को सबका आभार।
कार्यक्रम तभी आनंद आता है, भजनों में जाते हो ना, बड़ी जोरों से तालियां बजाते हैं, कलाकार कहता है बजाओ तालियां, और आप हाथ टूट जाएंगे, तालियां नहीं बजाओ, इतनी बजाओ जोर से, क्योंकि वह भक्ति की बात होती है। और भक्ति के लिए भगवान को तो आप ऐसे मना लोगे, जो मरना पड़े लोग तलवार लगा दो गले और बिल्कुल भगवान मान जाएंगे, इतनी कर लेते हो। तो ये समाज है, और समाज के लिए तालियां वही बजाता है। कहा गया है कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और समाज के लिए तालियां वही बजाता है जिसके मन में समाज के प्रति प्रेम होता है। जोरदार तालियां। हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आपके लोक लाडले पंचायत समिति सिरोही के प्रधान कालंदरी की धरा से हमारे बीच बड़े भाई हसमुख कुमार जी मेघवाल पहुंच चुके हैं। कमेटी से अनुरोध रहेगा कि उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मंच तक पहुंचाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आवाज देने जा रहे हैं। आपके बीच में तवरी की धरा से हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान मेघाराम जी परमार, सहायक अभियंता खनिज सर्वेक्षण उधमपुर। आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं आज इस समारोह मेघवाल युवा निवास मंत्री मंडल स्नेह विनिमय समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह के आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान श्री नरोत्तम महाराज वृंदावन सिद्धार्थ जी वर्धन बंती श्री बाड़मेर, मुख्य अतिथि चूँकि वो अभी पधारने वाले हैं श्री राहुल जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आयोजन समिति के सदस्यों को मैं हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि एक ऐसे क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत न्यूनतम है। विशेष रूप से महिलाओं का, लड़कियों का, बच्चियों का शिक्षा शून्य है। एक भी बच्ची, मैंने जो लिस्ट देखी तो एक भी बच्ची नवगाम परगना से 70% से ऊपर कोई बच्ची नहीं है। फिर भी हम आयोजन करते हुए हमारे पड़ोसी आसपास के इलाके के युवाओं को, बच्चों को प्रोत्साहन दे करके ये आयोजन करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो प्रेरणा अपने ही परगने में लेनी है कि बच्चियों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जब मैंने लिस्ट देखी तो एक बच्चा और एक बच्ची भी नहीं है, केवल एक बच्ची का नाम है भागू कुमारी, कोई है बुंगड़ी से, उसने 69% प्राप्त किया है। तो शिक्षा का स्तर हमारे घर से ही शुरू करें, हमारे परगने से ही शुरू करें, तो इस समारोह का औचित्य है वो पूर्ण होगा। अन्यथा समारोह के आयोजन और 1-2 दिन के मिलन से जो व्यापक परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो पाता है। हमारा उत्साह इतना उत्साह हो जाता है कि उस जोश के अंदर हम जो बेसिक और बुनियादी चीजें होती है वो हम भूल जाते हैं। अब मैं दूसरी बात पर होता है कि समारोह का आयोजन प्रतिभाओं के सम्मान करने से प्रेरणा मिलती है। अब मैं उन प्रतिभाओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपकी प्रतिभाएं जब आपने 70 और 75, 80, 90% प्राप्त किए हैं तो आपका ये सतत प्रयास होना चाहिए कि आपका जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, यदि 10वीं और 12वीं में बच्चे पढ़ते हैं तो 5 साल के लिए, और स्नातक पर है तो 3 साल के लिए आप अपने आप को भूल जाइए। न शादी में जाना है, न व्यायाम में जाना है, न समारोह में जाना है, न मेले में जाना है। अपने आप को उस पढ़ाई के अंदर खो जाइए कि जो लिस्ट 70 की मैं देख रहा हूँ उसमें 70 के 70 बच्चे
सरकारी नौकरी के अंदर RAS IAS में तैयारी निकले, तब 5 साल बाद इसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि हर चीज का मूल्यांकन किया जाता है। जब कभी भी कोई आयोजन किया जाता है तो उसके बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो हम पाते हैं कि मूल्यांकन शून्य है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक तरफ हम बाबा साहब और गौतम बुद्ध को नमन करते हैं, दूसरी तरफ हम भाई आडंबरों और अंधविश्वास के गर्त में झुके हुए हैं, बिल्कुल गर्त में डूबे हुए हैं। शिक्षा का प्रचार हो रहा है, अब हम सब बात कर रहे हैं, तो हमारे को एक तरह की जिंदगी जीनी चाहिए। कोशिश करो, बाबा साहब के दिए हुए मंत्र को याद रखो और गौतम बुद्ध के बनाए हुए त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का नमन याद करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान दिया है, संविधान के आर्टिकल 17 के अंदर जब बाबा साहब लिख रहे थे तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया है। विभिन्न सरकारें आई, सरकारों ने अस्पृश्यता उन्मूलन, भेदभाव और छुआछूत उन्मूलन के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो इसको मानने को तैयार नहीं है। तो आप अपने आप में इतना परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए कि वो खुद अपन उनसे ही छुआछूत करें। अपन इतने ही सक्षम हो जाइए कि वो क्या करेगा छुआछूत अपन से, वो अपन से प्रेरणा लेकर के ये कहेगा कि हाँ कोई इसका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसका जो जीवन स्तर है, उसका जो खान पान है, उसका रहन सहन है और उसकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत इतनी है कि वो एक बार आश्चर्यचकित करे हमसे। प्रेरणा इस बात की लेनी है आपको, क्योंकि हम दोहरी जिंदगी में जी रहे हैं। अब मेरी शुभकामनाएं उन लोगों से है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, 2 मिनट लगेंगे। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, आपकी परीक्षाएं पल पल हर जगह होती रहेगी। आप अभी 70% है, लेकिन परीक्षाएं आपके आगे और है, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। यदि प्रतिस्पर्धा 10वीं और 12वीं के बाद में आगे नहीं बढ़ पाती है, अक्सर देखा गया है कि 10वीं और 12वीं के बाद में बच्चे हैं वो दुनियादारी की चपेट में आ जाते हैं, मोबाइल की चपेट में आ जाते हैं और दुनियादारी की ऐसी चीजों के चपेट में आ जाते हैं कि उनकी प्रतिभा आगे जाते जाते रुक जाती है। मैं मेरे गांव का ही उदाहरण दूं, मैं 30 साल बाद एक भी बच्चा, मैं स्वयं मेरे गांव से ही उदाहरण दूं, एक भी बच्चा सरकारी नौकरी स्नातक वर्ग का नहीं हुआ। और उससे क्या होती है, जबकि मैं खुद उनके सामने एक उदाहरण बन करके आता हूँ। आप बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़ोगे आगे, पढ़ोगे आगे तो अपना नाम, खुद का नाम, समाज का नाम और देश का नाम रोशन करोगे। इसलिए अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। शिक्षा एक ऐसा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है आपका, जो उसका जीवन भर ब्याज के रूप में अपन को लाभ मिलता रहता है। आप नौकरी प्राप्त करते हो, आपकी क्या कह 5 साल की मेहनत है, लेकिन आप 60 साल की उम्र तक उसका लाभ लेते रहते हो तनख्वाह के रूप में। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके सभी कुछ पढ़ते रहते हैं, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि समृद्धि शिक्षा से आती है। सामाजिक हैसियत अपनी भले ही कमजोर है, लेकिन सामाजिक हैसियत को आगे बढ़ाने का काम आर्थिक समृद्धि भी करती है। हमें पैसों का पल पल अपन को हिसाब रखना है कि हमारी आय कितनी हो रही है और हम खर्च कितने कर रहे हैं। हमारे पास कोई एक SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है और हम पैसे की बर्बादी इस तरह करते हैं। एक मैं आप छोटा सा उदाहरण दूं, दिन के आप 100 रुपये बचत कीजिए और 15 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन आपके पास में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है। मैंने करके देखा है, दिन के 100 रुपए की बचत करके 15 साल के अंदर PPF के अकाउंट से गवर्नमेंट का होता है, वो 15 साल में आपको 10 लाख रुपए देता है। आप 100 रुपए दिन में कहीं पर भी खर्च कर लेते हो, लेकिन जरूरत है आर्थिक उन्नति को समझने की। हम केवल सामाजिक शैक्षणिक के वातावरण में ही घुले मिले रहते हैं और हम आर्थिक उन्नति की तरफ कभी नहीं देखते। खूब कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जो मेहनत नहीं करने वाले हैं वो तो सुखी रहते हैं, और जो मेहनत करने वाले हैं वही आज नरेगा, वही वो अकाल राहत कार्य और वो का वही है। फिर भी हम आयोजन करके अपन प्रेरणा देते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आर्थिक उन्नति, धन का अभाव नहीं होना चाहिए समाज में, और उसको सिस्टमेटिक प्लान से आप इन्वेस्ट करो और बचाइए पैसा। बचाओगे तभी आपके वो काम आ जाएगा।
इन्हीं के साथ में मैं एक और बताता हूँ कि समाज के अंदर जब भी आप अधिकार और उसकी बात करते हो तो आपके पीछे कई ऐसी शक्तियां लग जाती है जो आपको जातिवादी का तमका देती है, देश की रुकावट देती है कि आप विकास के अंदर बाधक हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि वो लोग देखें कि नहीं, उन्नति की है तो इन लोगों ने की है। क्योंकि सरकार के पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म सिस्टम नहीं है कि छुआछूत एक दिन में मिटाए, भेदभाव एक दिन में मिटाए। सरकार यदि छुआछूत और देश विरोधी गतिविधियां है तो उसको एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत उसका उन्मूलन करती है। तो छुआछूत और भेदभाव को सरकार को चाहिए कि वो उस तरीके से ले। प्रधान साहब का स्वागत है, मंच पर पधार रहे हैं। तो हमें इसी बात को, भावना को रखना है कि हम अपने आप में जागृति लाए। दूसरी बात में संविधान का अध्ययन कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैंने आपको एक ऐसा रत्न दिया है, ऐसा अमृत दिया है जिसके अंदर सब कुछ है। आपको किसी भी धर्म ग्रंथ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संविधान पढ़ोगे तो उसके आर्टिकल 32 से लगाकर 50 तक मैंने पढ़े हैं। उस 50 तक के संविधान के अनुच्छेद के अंदर आपको यदि पढ़ोगे तो खुद भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि वो अपने मानव कल्याण की बात करते हैं, बंधुता की बात करता है। भारत का संविधान एक प्रेम और भावना की बात है। लेकिन दरअसल हम अब संविधान पढ़ते ही नहीं है, कानून पढ़ते ही नहीं है। एक ऐसा उदाहरण मैं 2 मिनट के लिए और समय दूंगा। मैं एक ऐसा उदाहरण सामने आया कि राजनीति से परे और राजनीतिक क्षेत्र से परे किसी व्यक्ति के साथ में यदि अन्याय हुआ है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि करुणा और मैत्री के साथ में उसका हम सहयोग करें। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे 2 शख्स व्यक्तियों की जिसने पुलिस की आईपीसी की धारा 302 और लूट के अंदर उसको गिरफ्तार किया और जेल में टेक दिया। लेकिन वो 2 व्यक्ति ऐसे थे जो निर्दोष थे। अब बात बताइए, वो निर्दोष व्यक्ति माथा पीट के पटक गए, लेकिन उनको बाहर निकालने वाला कोई नहीं मिला। बाहर निकालने वाला कोई नहीं मिला क्योंकि वो गरीब थे और कानून से अज्ञानी थे। जब किसी एक अपने ही स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस बात की जानकारी मिली, क्योंकि मैं ये कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, एक मानवीय दृष्टिकोण और बंधुता की बात कर रहा हूँ, कि उनको ये पता लगा कि बेकरिया उदयपुर का रहने वाला एक निर्दोष व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, तो उसकी विधानसभा में आवाज उठती है, सीबीआई सीबीजी और उच्च स्तरीय जांच होती है और वो दोनों निर्दोष पाए जाते हैं और 2 परिवार बर्बाद होने से बच गए। तो आप पुलिस की जब आपके घर में रेड पड़ती है, आते हैं तो अपना पड़ोसी भी दरवाजा बंद कर लेता है, कोई नहीं आता है साथ में। आप कानून को पढ़िए, कानून को जानिए, और कानून के जानकारी के अभाव में आप और हमारा शोषण होता है। और ये शोषण यदि मिटाना है तो आप कानून का अध्ययन कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ कानून की जानकारी है। कई ऐसे लोग हैं सांचौर के इलाके में और बाड़मेर की जगह में अनपढ़ होते हुए भी बिश्नोई समाज के लोग हैं, कई माटी गई है, पुलिस को ऐसे जवाब देते हैं। अपना आदमी तो ये दरवाजा बंद कर देता, अरे भाई अपने घर में हुआ हो रहे काले अपने घर में भी जीटा पड़ी के पड़े थे। ऐसी स्थिति है समाज की। आज भले ही हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जब परेशानी आती है, जब परेशानी के संकट के बादल आते हैं, तो हम कानून के अभाव से डरते हैं। पुलिस के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होती है, ये जानकारी रखनी चाहिए। वो भी ये भारत का नागरिक है और वो भी लॉफुल एक्टिविटी करता है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। लेकिन हम अत्याचार, उत्पीड़न सहन करते रहते हैं। जागृति इस बात की लाने की है, संविधान और कानून का समायोजित करते हुए हमें आगे बढ़े, शिक्षा करें, विशेषतः महिलाओं को शिक्षा दे, बच्चियों को शिक्षा दे। और ये मत सोचे कि बच्चों को शिक्षा देने से कि आखिर कुछ गलत भ्रम पैदा हो जाते हैं उनके मन में बच्चियों के प्रति। आगे पढ़ाई नहीं करनी है, बस जमीन नहीं बनाओ, सॉरी मोटी हुई पढ़ना हो नहीं भाई, उसको पढ़ाओ। डिस्टेंस एजुकेशन है, घर पे बैठे पढ़ाई होती है आजकल। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज और स्कूल जाने की जरूरत है, और वो भी मान्यता हो। डिस्टेंस एजुकेशन विशेष रूप से सबका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी बीच हमारे मंचासीन अतिथि हैं जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं,
पंचायत समिति सिरोही और बड़े भाई साहब आदरणीय अशोक जी मेघवाल प्रधान सिरोही के सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप। और हमारे बीच में महेंद्र जी मेघवाल सरपंच कोसीतरा भी मौजूद हैं, इनका भी अभिनंदन है। श्रीमान वीराराम जी भूरटिया प्रदेश मंत्री राजस्थान मेघवाल परिषद, आपका भी अभिनंदन है। चलिए हम स्वागत समारोह की ओर वापस बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं प्रधान साहब के स्वागत के लिए मैं आवाज देने जा रहा हूँ वचनाराम जी तवरी, देवाराम जी तवरी और मोहन जी भावा जी, कृपया करके पधारे। सभा जाएगी, आपकी तालियां ही हमें उत्साह प्रदान करेगी और हम सबको मिलकर सम्मान करना है। और युवा मित्र मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन वेलकम स्वागत करता है। अगले अतिथि हमारे बीच में मौजूद हैं वीराराम जी भूरटिया हमारे बीच मौजूद हैं। आपके सम्मान के लिए शांतिलाल जी सिरदर, वचनाराम साहब अपने को सहजता से यहाँ पर बिठाए और आनंद से इस कार्यक्रम का आनंद लें। जिला और एक और आपको और भी हमारे बीच में मौजूद हैं, कोई पदाधिकारी हैं, कृपया मेरे तक नाम पहुंचाएं। आपका जरूर मैं शब्दों से अभिनंदन करूंगा, वैसे बहुत हृदय की गहराइयों से आप तब वो तालियां बजेगी, नहीं तो बजेगी नहीं। भोजन बहुत अच्छा है और प्रसादी आप कहते हैं और उस प्रसादी के रूप में लेते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योगा से सम्मानित हो चुके हैं आप, आपका अभिनंदन है, मंच पर स्वागत है और हमारे लिए गर्व की बात है। जहाँ हमारा एक पैर नहीं मुड़ता, ये इतने अच्छे योगा कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इनको सम्मान मिल रहा है। मैं रोजाना अभिनंदन करते हैं। आप मंच पर आइए। सपना कुमारी तलसाराम, कृष्णलाल जी आप आ जाए एक बार। सपना कुमारी तलसाराम जी, मैं नाम व्यवस्थित बोलूंगा। पल चौहान, मोहनलाल जी सवराटा, कुमार जी कृष्णगंज 78% अंक हासिल किए हैं आपने। जितेंद्र कुमार, शांतिलाल जी आमलारी, यहाँ पे बजाओगे तो आप ये देखोगे क्या हो रहा है, ये तो ऐसे ही होता है, आपको पता है। मैं ले आता हूँ उनको सुनने के लिए जिनको सुनकर हमारे हृदय में एक जोश उत्पन्न होता है और शिक्षा जगत के प्रति रुचि बढ़ती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए हम सुनने जा रहे हैं। मेवाड़ की धरा से हमारे बीच मौजूद हैं बड़े भाई इंजीनियर राहुल जी मेघवाल। आइए वेलकम, तालियों की गड़गड़ाहट से राहुल जी का अभिनंदन करें। लीजिए। ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मेवाड़ से मारवाड़ के बीच में आपने बुलाया है, इतना सम्मान दिया है, 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा। और जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें यहाँ पधारे हैं, मैं चाहूंगा कि चंद पंक्तियों के बाद में बड़े मन से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि एक समाज का बच्चा आपके बीच में कुछ बोलना चाह रहा है, तो बस इसलिए नहीं बोलना चाह रहा कि उसको सम्मान मिले। बाबा साहब की वो 4 पंक्तियां, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य की कहानी बाबा साहब ने लिखी। साथियों, जितने भी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, मेरे समाज की बेटियां, जितने भी यहाँ सम्मानित होने वाले, आज प्रतिभा सम्मान समारोह में आयोजक टीम का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आयोजक टीम में मुझे पता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों का साथ रहता है। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूं, लेकिन आज अतिथियों में हम बात करें, गुरुवर हमारे बीच में बैठे हैं, संत शिरोमणि प्रधान महोदय हमारे बीच में हैं, गुजरात की धरा से प्रताप जी और इनके साथी भी हमारे बीच में हैं, बहनें हैं, गोवाराम जी हैं, साथ ही जिला स्तर लेवल पर सम्मानित छगन जी भाई साहब और इंजीनियर साहब हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी 22 परगना के अध्यक्ष महोदय हैं। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो जितने भी ये हमारे समाज की छोटी बेटियां हैं, इनको थोड़ा सा, क्योंकि वहां से मैं आया हूँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा मन में दर्द है कि शिक्षा को लेकर। अब मेरी बात को सुनिएगा, जितने भी युवा साथी हैं जो समाज की बेटियां पढ़ रही है, और उनसे भी ज्यादा उनको सुनाने आया हूँ जो उनके पेरेंट्स हैं। 70 साल की आजादी के बाद आज हम प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि प्रतिभा सम्मान समारोह होना चाहिए, लेकिन प्रतिभा सम्मान समारोह से पहले हमें प्रतिभाओं का बनाने का काम होना चाहिए, और जब प्रतिभाएं बन गई तो सम्मान समारोह आने वाले टाइम में बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
साथियों, किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। उस जमाने में शिक्षा को अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा, वो बाबा साहब के ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं। साथियों, हमें बड़ा गर्व होता है इस बात को लेके, क्योंकि आज निम्बोड़ा की इस धरती पर हम प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। हमें बड़ा फक्र होता है कि हमारे पिताजी ने भारत के संविधान को लिखा। हमें बड़ा गर्व होता है कि जिसने संविधान लिखा उनका बैनर पर हम फोटो लगाते हैं। लेकिन इतने साल की आजादी से पहले आप सोचिएगा उस व्यक्ति के बारे में। सोचो, जिस जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र घोषित कर दिया जाता था, उस जमाने में उस व्यक्ति ने सिर्फ शिक्षा का अधिकार बनाया और उसी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए निम्बोड़ा की युवा टीम ने यह जिम्मा उठाया कि अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह हो। ये हो सकता है कि प्रथम सम्मान समारोह हो, अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह हो तो यहाँ पर बैठने वाला बेटा और बेटी कसम खा के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में जाना चाहिए कि अगली बार मैं तभी आऊंगा या आऊंगी जब मैं एक IAS और एक RS बन के इस सम्मान समारोह में आऊंगा। तब जाके मुझे लगेगा कि ये सम्मान समारोह नहीं, सम्मान समारोह के आने वाले टाइम में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। साथियों, मैं बात करता हूँ बाबा साहब की। हमें बड़ा गर्व होता है, हमें फक्र होता है इस बात को लेकर कि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। सोचिए, जब भारत के संविधान की लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो दलित समाज से थे, इसलिए भी नहीं मिला कि वो महाराष्ट्र से, इसलिए मिला कि जब भारत के संविधान के लिखने की बारी आई, चाहे इतनी विविधताओं में एकता करने की बारी आई, तो देखा गया भारत का संविधान कौन लिखे। और जब देखा गया तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान का मौका बाबा साहब को मिला। हमें बड़ा गर्व होता है कि जिस बैनर पर लेकर हम बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, बड़ा फक्र होना चाहिए इस कसम खाकर इस पांडाल से कि अगली बार आएंगे तो इस प्रतिभा सम्मान समारोह में तभी आएंगे जब हम एक IAS और RS बनकर एक अतिथि के रूप में आएंगे। उससे पहले न तो कहीं जाएंगे, न किसी का खाना खाएंगे, न किसी के सामने जुटेंगे। तब मुझे लगेगा कि मेरी आपके बीच में आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना और आप सभी बहन बेटियों का और समाज के युवाओं का सुनना आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सार्थक अंक में जाना जाएगा। साथियों, बड़ा गर्व होता है कि जब हम मारवाड़ की तरह में आते हैं और मंचा सिंह जितने भी अतिथि हो, क्योंकि गौराम जी के साथ पहले भी कार्यक्रम किए हैं और बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, तो मैं आपको बड़ा गर्व से कह सकता हूं कि मैं साफे ऊपरने का दुका नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में मैं जाऊं वहां के युवाओं में इतनी आग हो, सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले माँ और पिता की कसम खा के जाए। हो सकता है कि इतने साल में लोगों ने हमें प्रताड़ित किया होगा, हो सकता है कि हमारे साथ में जातिगत लोगों ने परेशानी की होगी, लेकिन हम कसम खा के जाते हैं कि जिस गली से हम निकलेंगे हर एक समाज का इंसान गर्व करेगा कि इस समाज को मैं नतमस्तक देके जिंदगी भर इसको पूजूंगा। ऐसा दिन जिस दिन आएगा तो मुझे लगेगा कि आने वाले टाइम में ये प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं, एक बहुत बड़ा जोशीला सम्मान समारोह था। साथियों, छोटी मोटी समस्या हर समाज में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में होती है। मंचा सिंह अतिथियों का भी ये मानना है कि समाज इतने साल की आजादी के बाद कुछ कर पाया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया जो हमें करना है, वो शिक्षा का अधिकार है। साथियों, जब बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब के बारे में सोचते हैं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ते हैं, तो हर एक युवा अपने आप को बाबा साहब के पथ पर चलने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे साथ वो नहीं हो रहा है जब किसी व्यक्ति के साथ हुआ था। हम बड़े बड़े क्रांतियों के बारे में विचार करते हैं, क्रांति के विचारों को हम बीच में लाते हैं। मैं लास्ट सिरोही का यह लगभग 7वां कार्यक्रम है, निम्बोड़ा के एरिया में मैं आया हूँ। इनके पूरी युवा टीम के मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी मैं युवाओं की बात करता हूँ और जब युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये युवाओं का, हमारा समाज का दम है। हमें युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, समाज की बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं लास्ट टाइम समाज के अलग कार्यों में जाता हूँ, सिरोही की तरह पे आया हूँ, मैं सब सिरोही में मिला और सिरोही का दर्द को मैं जाना। तो जब भी हर युवाओं से मिलता हूँ, समाज की बेटी से मिलता हूँ, वह समाज की बेटी एक ही बात कहती है, सर कि मैं बढ़ना तो चाहती हूँ। समाज का युवा एक ही बात कहता है, सर पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं जिस खानदान से हूँ, जिस परिवार से हूँ, जिस क्षेत्र से हूँ, मैं गरीब घर में जन्मा हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं निम्बोड़ा के प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, वो सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूंगा इस पांडाल से जितने भी सदन में सुनने वाले मेरे लोग हैं, ये कसम खा के जाएं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई
कोई उद्घोषक के रूप में या युवा साथी के रूप में आपके बीच में कोई लोग आए थे, लेकिन मैं बड़े बुजुर्गों को मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। मैं समाज के मोतबीरों को सुनाने नहीं आया हूँ। मैं समाज के उस युवा पीढ़ी को सुनाने आया हूँ कि जिस क्षेत्र में, जिस वर्ग में, जिस जाति में लोग भी आज आपका सरनेम देखकर, सरनेम सुनने के बाद ये अनुमान लगा देते हैं कि ये कुछ नहीं, दरी के ऊपर बैठने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस समाज के इस सम्मान समारोह के माध्यम से ये कसम खा के जाएंगे कि हम आने वाले टाइम में बता देंगे कि वो कलम की ताकत बाबा साहब ने दी थी, जिस पर चल जाएगी, अच्छे अच्छे अधिकारों का हम प्राप्त कर लेंगे। साथियों, जब भी प्रतिभा सम्मान समारोह में जाते हैं, अब मैं उन युवाओं के लिए बात करना चाहूंगा। ऐसा क्या कारण है कि इतने साल की आजादी के बाद सिरोही जैसे क्षेत्र में, निबोड़ा जैसे क्षेत्र में, पिछले कुछ सालों की बात करें, 70 साल की आजादी के बाद हम सिरोही में 70 कलेक्टर नहीं बना पाए समाज के। ऐसा क्या कारण है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने क्यों नहीं किया, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अभी तक नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रतिभा सम्मान समारोह इसलिए नहीं रखा कि आप टेंट में बैठे, इसलिए नहीं रखा कि आप किसी के लिए ताली बजाए, इसलिए रखा कि ये क्रांति का विषय, विचारों की क्रांति है, या कसम खा के जाए जो इतने साल में नहीं हो पाया, आने वाले 3 साल में हम करके दिखाएंगे। तब जाके मुझे लगेगा मेरा आपके बीच में आना, मेरी बात को रखना, आपका सुनना सार्थक है। साथियों, ऐसा क्या कारण है कि समाज का युवा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद, गांव से छोटे से पैसा लेने के बाद गांव से शहर में जाता है, चाहे उदयपुर जाए चाहे जोधपुर जाए, लेकिन वहां जाने के बाद कलेक्टर का सपना देखता है, आईएएस का सपना देखता है, आरएस का देखता है, वो लास्ट में 3 साल के बाद लौटने के बाद एक चपरासी नहीं बन पाता है। ये अपने आप में क्वेश्चन इसलिए है, मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। और साथियों, इस बात को मार्मिक तरीके से समझना पड़ेगा। ऐसा क्या कारण है कि समाज में युवाओं की बात करें तो समाज में युवा कम नहीं है, लेकिन उन्हीं युवाओं की शिक्षा की बात करें तो वो भी कम नहीं है। लेकिन शिक्षा के बाद कितने बेरोजगार की बात है तो वो बहुत सारे हैं, लेकिन बेरोजगार से कैसे हमें रोजगार और शिक्षा में अधिकारी बनाने हैं, हो सकता है इस छोटी सी स्टोरी से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिले। जब वो मुख्यमंत्री जा रहे थे तो एक कुत्ता आता है, गाड़ी की टक्कर लगती है और कुत्ता मर जाता है। जब मुख्यमंत्री की गाड़ी से कुत्ते का मर जाना, आप मार्मिक तरीके से समाज की बेटी और बेटा समझे कि मैं आपके बीच में क्या कहना चाह रहा हूं। जब कुत्ता मर जाता है तो पत्रकार महोदय उनके पास पहुंचते और ड्राइवर से पूछते हैं कि आपको पता आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया? बोले हाँ मर गया। तो पत्रकार को जब सेटिस्फिकेशन नहीं मिला तो कहा कैसे मरा? कि कुत्ता आया, टक्कर लगी, मर गया। अपने दिल पर ना लगे लेकिन दिमाग में बैठा है कि मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं। जब पत्रकार महोदय बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए तो मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री महोदय आपको पता आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया? बोले आप गलत बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, कि गाड़ी की टक्कर से कुत्ता नहीं मरा। मुख्यमंत्री का आप जवाब सुनिएगा कि गाड़ी की टक्कर से कुत्ता नहीं मरा, कुत्ता इस कंफ्यूजन में था कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, इस कंफ्यूजन में मरा। हमारा समाज के कितने ही बच्चे छोटी सी आंखों में 12वीं पास करते हैं और बड़ा सपना देखते हैं, सबसे पहले 12वीं के साथ बीएसटीसी का एग्जाम देते हैं। बड़े पिताजी और मम्मी मजदूरी करके उसको 500 रुपए की किताब दिलाते हैं। जब एसटीसी में नहीं हो पाता है तो वो कहता है एसटीसी बेकार। फिर कहता मैं कांस्टेबल बनूंगा, वर्दीदारी नौकरी करूंगा। न जाने माता और पिता कितनी मजदूरी करने के बाद उस बच्चे को कांस्टेबल की किताब दिलाते हैं, बड़ा पढ़ाते हैं, कोचिंग भी कराते हैं। जब बच्चा कांस्टेबल नहीं बन पाता है तो कहते हैं कांस्टेबल बेकार। फिर समय निकलता है, पटवारी का एग्जाम देता है, पटवारी नहीं हो पाता, पटवारी बेकार। फिर कहता ग्रेजुएशन हो गया, बीएड करनी चाहिए, पीटीटी का एग्जाम देता है। जब पीटीटी में नहीं होता पीटीटी बेकार। हर दिन नया एग्जाम देता है और एक दिन एग्जाम का फेल होता है। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कितने ही समाज के बच्चे इस निमोड़ा क्षेत्र से निकले होंगे। छोटी सी आंखों में बड़ा सपना भी देखा होगा, एसटीसी का एग्जाम से लगाकर यूपीएससी का भी दिया होगा, लेकिन एक भी बार चपरासी नहीं बने। उसका कारण है कि सपना एक बना, सुबह उठने के बाद जब तक पूरा नहीं हो, अंधेरा मत होने दो, तब मुझे लगेगा आपका यहाँ आना और मेरा सुनाना आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा सार्थक अंग है। हम मजबूरियां ढूंढते हैं, हम कमजोरियां ढूंढते हैं। मैं समाज की बहनों के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनके बच्चे बच्ची हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक लड़की को 2 टाइम का खाना अच्छा मत देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लड़की को 2 नई जोड़ी कपड़े मत दिलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस बच्ची को गरीबी में शिक्षा दे देना, आने वाले टाइम में सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। क्यों? उसका कारण है जब समाज की बेटी शादी करने के 3 साल बाद जब ससुराल में रहती है और उसका गुजारा उसके माता पिता पियर से चलाते हैं, तो वो दर्द नहीं, समाज के सबसे बड़ा दर्द होता है। तो मैं चाहूंगा कि समाज में दहेज दो या नहीं दो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लड़की को अच्छी
आने वाले टाइम में हम जैसे लोगों को आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगी कि आज से 2 साल पहले, वो कहेगी आज से 3 साल पहले, वो कहेगी आज से 6 महीने पहले मैंने इसी सेमिनार, इसी कार्यक्रम को ज्वाइन किया था। तब मैंने कुर्सी पर बैठकर कसम खाई थी कि मुझे मेरे माता पिता की शादी के बाद, मेरी शादी के बाद माता पिता से 100 रुपए छोड़िए मैं एक सुई जैसा भी घर पे से ससुराल नहीं ले जाऊंगी। तब वो कहेगी, तब मैंने सोचा था छोटी सी आंखों में बड़ा सपना कि मुझे कुछ बनना है, और आज आपके बीच में समाज की बेटी एक कलेक्टर के बीच में संबोधित कर रही है। तब मुझे लगेगा कि मेरा मेवाड़ से मारवाड़ में आकर आपके निमोड़ा क्षेत्र में मेरी बात को रखना एक सार्थक है। साथियों, बहुत सारी चीजें हैं, जब युवाओं को मैं जब बात करता हूँ, बहुत सारे युवा हो सकता है कि मेरी बात से, मेरे विचारों से, मेरे अंदर की भाव से मेरे को गलत ठहराए, लेकिन मेरा एक ही विचार है कि जिस समाज में हम जन्मे हैं, हो सकता है कि हम उस टाइम पे अंधकार में हो, लेकिन हमारे बीच में ऐसे संत शिरोमणि सिद्धार्थ जी गुरुवर जैसे लोग बैठे हैं, इनको देखकर आने वाले टाइम में सूर्य जैसा हम रोशनी कर सकते हैं। ये तबता हम रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। साथियों, जब समाज में, क्योंकि लास्ट टाइम में झुंझुनू के कार्यक्रम में गया, जब मैंने वहां देखा, मैंने कहा, सुना, देखा, और आपको मैं बताना चाहूंगा, जब मैं हरियाणा का एग्जाम्पल लेता हूं और हरियाणा के बच्चों के बारे में जानता हूं, देखा, लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में मुझे वहां इनवाइट किया। आप अचंभित रहेंगे, जब बच्चा पैदा होता है वहां, वो छोटे से बच्चे को अच्छा खिलाते पिलाते हैं और उसको अच्छा पहलवान बनाते हैं। आप उठा के देखेगा इतिहास को, सबसे ज्यादा पहलवान कहीं के हैं तो वो हरियाणा के हैं, क्योंकि पिता और माता बचपन से उसको खिला पिलाकर पहलवान जैसा उसको बनाते हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं और बिहार जैसे क्षेत्र की बात करते हैं, और बिहार का जब नजरिया आंखों में आता है तो एक भूखमरी, एक गरीबी, तभी बिहार के वहां के लोग इधर काम करते हैं, बिहारी हम जानते हैं। जब बिहार का बच्चा घर से निकलने के बाद उस माँ के चरण को स्पर्श करने के बाद उस दरवाजे से कसम खा के जाता है कि माँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इस दरवाजे में तभी लौटूंगा जब एक IAS और RS बन के लौटूंगा, उससे पहले नहीं लौटूंगा। वह एक डेडिकेशन। जब हम गुजरात की बात करते हैं, और गुजरात के बहुत सारे साथी भी यहाँ बैठे हैं, उन साथियों से बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि गुजरात के बच्चे को, छोटे से बच्चे को दुकान पर बैठकर चॉकलेट बेचना सिखाएंगे, लेकिन बिजनेस करना सिखाते हैं। दुनिया में उठा के देखिएगा, राजस्थान से सबसे ज्यादा बिजनेसमैन कहीं है तो गुजरात के, क्योंकि बचपन से सपना दिखा दिया जाता था, बेटा तेरे को ये करना। लेकिन हमारे राजस्थान की बारी आती है, राजस्थान के बच्चों की बारी आती है, हमें बड़ा गर्व होता है कब, जब हमारे बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना देते, तो हम अखबार में छपा देते बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाया। आप सोचिए कितना बड़ा शर्म का विषय है। वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और वो जानते हैं इसको क्लास का मॉनिटर बना के इसको एंगेज कर दूंगा तो आने वाले टाइम में अधिकारी छोड़िए चपरासी नहीं बन पाएगा, और हमें गर्व होता है क्लास का उसको मॉनिटर बना दिया। हम जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको मंडल का अध्यक्ष बना देते हैं और कोषाध्यक्ष उसको बनाते हैं जिसके घर में 2 टाइम का खाना नसीब नहीं है। मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, कुछ करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। जिस दिन आंखों में आंसू आ गए, आपको मैं तो छोड़िए, आप बाबा रामदेव जी का शायद मंदिर होगा या जो मंदिर है यहाँ, उनको वो भी कभी आपको माफ नहीं करेंगे, लेकिन कसम खा के जानी पड़ेगी। दुनिया आपसे कितनी संतुष्ट है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माता पिता कितने आपसे खुश हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये ठान के आपको इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ये प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह हो, लेकिन आने वाले टाइम में द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, लेकिन जो बच्चे यहाँ से कसम खा के जाएंगे अगली प्रतिभा सम्मान समारोह में हम तभी मोमेंटो या सर्टिफिकेट या ट्रॉफी लेने तब आएंगे जब हम सरकारी सेवा में सेलेक्ट होके आएंगे, तब जाके मुझे लगेगा कि यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह रखना, यहाँ पर आप सभी को बुलाना, आप सभी की बात को रखना, और यहाँ जितने भी विचारक हैं, जितने भी वक्ता मुख्य वक्ता है, जितने स्पीकर्स को बुलाया उनका आना सही है। साथियों, बहुत सारी विडंबनाएं होती है, परेशानी होती है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा क्योंकि शायद हमारे परम मित्र एंकर महोदय शायद दिख नहीं रहे उनको, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स हैं उनको भी हमें सुनना है। मेरा आज कार्यक्रम था पाली जिले के जेतारन के रायपुर में। मैंने सुबह जब नाइट को बात की, मैं इसलिए नहीं गिना रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे इस चीज का भी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई मंच पे बुलाए या नहीं बुलाए। हम तो दरी पर बैठकर बच्चे को कलेक्टर बनाने की मजाल रखते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती कोई मुझे कितना सम्मान दे या नहीं दे। बहुत सारे लोग होते हैं, आपके भी बारे में लोग कहते होंगे, आपके समाज की सबसे बड़ी विडंबना होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और मैं युवाओं को कहना चाहूंगा सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब युवा समाज के लिए अच्छा करे, हमारे समाज की बेटी समाज के लिए अच्छा
सोचे और समाज के कुछ लोग उसके बारे में बुरा सोचे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग वही सोचते हैं जिनके पास टाइम पास का जरिया दूसरा नहीं, आप उसके जरिया होते हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए बड़े बुजुर्गों पर। साथियों, जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा, हम कौन होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक सादड़ी कार्यक्रम में गया तो मैंने वहां कही बात कि बड़े बुजुर्ग इतने साल से पहले जिन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा था, जिन लोगों ने हमारे लिए नहीं न जाने क्या क्या प्रताड़ना नहीं की, लेकिन कभी समाज का बड़े बुजुर्ग झुका नहीं, तभी आपको गौरवान्वित महसूस करा कि आप अधिकारी बन पाए। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का समाज में दम है, जो हमेशा एक मान और सम्मान के लिए हमेशा रहना चाहिए। साथियों, जब समाज में जाते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि युवा साथी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जब युवा साथियों से पूछते हैं तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए 70 साल की आजादी में जब समाज के युवा साथी बड़े बुजुर्गों की टांग खींचे करेंगे और बड़े बुजुर्ग युवाओं की टांग खींचे करेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज में टांग खींचे की जगह एक दूसरे का हाथ खींचने लग जाओ। जिस दिन समाज में बड़े बुजुर्ग युवाओं का हाथ खींचने लग जाएंगे, समाज में आने वाले टाइम में एक ऐतिहासिक काम होगा। साथियों, हमारे बीच में प्रताप जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद एक छोटे से क्षेत्र पाली जिले के रामाशा क्षेत्र से निकले। हो सकता है उनका शिक्षा क्या रही हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं पढ़ नहीं पाया, हो सकता है मेरी गरीबी हो, लेकिन मैं ऐसा बिजनेस के साथ कुछ ऐसा करूं कि मुझे यह दर्द नहीं हो ऊपर जाने से पहले कि मैं समाज के बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। और उन्होंने मेघवाल शिक्षा संस्थान की स्थापना की और पिछली बार 100 से ज्यादा RS की निःशुल्क कोचिंग करे। जरूरत नहीं है एग्जाम्पल की, लेकिन एक प्रेरणा की जरूरत है और ऐसी प्रेरणा किसी में होती है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा। हमारे बीच में क्योंकि हसमुख जी आपके यहाँ के बहुत प्रेरणा स्रोत इंसान हैं, क्योंकि मैं जितना इनको जान पाया हूँ समाज में बड़ी विडंबनाएं होती है, बड़े काल्पनिक कार्यकलाप होते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ जब मेघवाल शब्द किसी का लग जाए तो उसकी टांग खींचे छोड़कर उसको सपोर्ट करना सीखो। जिस दिन आप अच्छा सपोर्ट करना सीख जाओगे, समाज का नाम जब आगे जाएगा तो समाज आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। साथियों, बड़े एग्जाम्पल होते हैं, हम बड़े दुखी होते हैं कि समाज की बहुत बड़ी टांग खींचे हो रही। शायद कोई अतिथि पधारे, मेरी बात को खत्म करूंगा 4 पंक्तियों के साथ। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं। रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम सभी निम्बोड़ा के क्षेत्र के सभी युवा, सभी बेटियां, सभी बड़े बुजुर्ग एक नया इतिहास रचने आए हैं। जोरदार तालियां हमारे बीच में। प्रथम सम्मान समारोह में जितने भी आयोजक टीम के लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मंचासीन अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। थैंक यू सो मच आप सभी का। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान संयम जी लोढ़ा, MLA साहब सिरोही शिवगंज और मुख्यमंत्री सलाहकार राजस्थान सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह में साफ से अनुरोध कि सीधे मंच पर आप पधारें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें MLA साहब का। लीजिए, इसी बीच हमारे कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं और हम सीधे MLA साहब के सम्मान के लिए मैं आवाज देने चाहूंगा। धूम दुपट्टे के लिए गीनाराम जी, पुन्मा जी, साफा के लिए दलाराम जी, माला जी और स्मृति चिन्ह के लिए कालू जी, मेघा जी। कृपया करके हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं सिरोही शिवगंज MLA आदरणीय संयम जी लोढ़ा का अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करें। कृपया करके तीनों समाज बंधु हाँ जल्दी से पधारें मंच पर। गीनाराम जी, पुन्मा जी, आप भीम दुपट्टा MLA साहब को पहनाएंगे। शाफा के लिए दलाराम जी, माला जी, स्मृति चिन्ह के लिए कालू जी, मेघा जी। कृपया करके जल्दी से मंच पर पधारें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का जल्दी से बता रहे हैं कालू जी। और इसी बीच निम्बोड़ा की जो टीम है पूरी, राहुल जी जो हमारे बीच मेवाड़ की धरा से या बता रहे हैं, उन्हें तलवार भेंट करना चाह रही हैं। सभी को पूरी टीम का अभिनंदन है। मंच पर आकर राहुल जी को तलवार भेंट करें। हमारे बीच में विराजमान सिद्धांत बंते जी, महाराज नरोत्तम दास जी, महाराज धर्मनाथ जी, हमारे प्रधान साहब हसमुख जी, राहुल जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहन, बहुत ही खूबसूरत समागम है। मने ठा नहीं तो अतरी तैयारी की मेरे मन में इच्छा थी कि पहले बंते जी को मैं सुनता और फिर मैं बोलता, लेकिन मन से आदेश हुआ तो बात अपनी कह रहा हूं। वीराराम जी भी बैठे हैं, परलई अध्यक्ष मेघवाल समाज 22 परगना। अब महात्मा बुद्ध और बाबा साहब, ये दो चित्र इस मंच पर सजे हुए हैं। ये हमारे मन में सजने चाहिए, और मन में भी सिर्फ तस्वीर के रूप में नहीं सजने चाहिए, उनके विचारों के रूप में सजने चाहिए। पूरी मानव जाति का कल्याण इन दो महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर हो सकता है। उन्होंने हमको समझाया कि जाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। परमात्मा ने सिर्फ दो जातियां बनाई है, एक आदमी और एक औरत। तीसरी कोई जाति उस कुदरत की बनाई हुई नहीं। और मानव जाति का इतिहास साक्षी है कि हमेशा ताकतवर ने शोषण किया और हमेशा ताकत के खिलाफ लड़ते आए हैं, और मनुष्य ने बराबरी का रास्ता अपनाने के लिए युगों युगों से संघर्ष किया। ये महात्मा बुद्ध आज इस मंच पर क्यों है? ये तो निम्बोड़ा के नहीं है, ये राजस्थान के भी नहीं है, पर ये पूरी दुनिया के हैं। और क्यों बने, एक छोटा सा आपको एक दृष्टांत सुनाऊंगा मैं। उनके जीवन काल में जंगल में एक बच्चा अपने भारा लेने जाएगा, एक बच्चा वो भारा लेके जा रहा था। बुद्ध ने उसको कहा कि ये मुझे दे दे। उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, ये 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है, मैं आपको ये नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दे सकते? तो उसने कहा कि मैं अछूत हूं, इसलिए मैं आपको ये भारा नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा कि नहीं दे, और उसी भारे पर उन्होंने अपना आसन लगाया और अपने ध्यान
उसी आसन पर शुरू किया और इस तरीके से मानव जाति के इतिहास में वो पहले समता सैनिक हुए जिन्होंने मनुष्य के भीतर जन्म के आधारित इस गैर बराबरी के खिलाफ पूरी दुनिया को संदेश दिया उसके माध्यम से। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि अंबेडकर जैसा विलक्षण प्रतिभा तो कोई 20वीं सदी में हुई नहीं है। जितना उन्होंने अध्ययन किया इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। और तो जरा भंडारा वे तो बेटा जिम्बा पा जाओ, ब्याह वे तो जिम्बा पा जाओ, कोई प्रतिष्ठा वे तो बड़े जिम्बा पा जाओ। अंबेडकर ने कभी इन चीजों पर समय खर्च नहीं किया। वो पढ़ते थे, अनवरत पढ़ते थे। और किसके लिए पढ़ते थे? इसलिए पढ़ते थे कि इस देश के करोड़ों लोग जो जन्म के आधार पर भेदभाव का शिकार हुए हैं उनको मुक्ति कैसे दिला सकूं, इसके लिए पढ़ते। आपको याद होगा महात्मा गांधी से लड़ लिए और कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। इस मुद्दे पर जो लड़ाई लड़ी वो अद्भुत थी। और वो अपने कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, क्या नहीं कहता है? वो 33 करोड़ देवी देवता यही थे। आप कहां थे? कहां थे आप? हमें उस जगह से बाहर निकालने का काम किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहुत से वक्ता मंच पर है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भी नरोत्तम दास जी महाराज बैठे हुए थे। उसमें भी मीरा जैसी कृष्ण भक्त को गुरु मिला तो रैदास मिला। इस रैदास ने जन्म आपके समाज में दिया। खास तौर पर मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, अंबेडकर ने तो खुद ने कहा ही है, शिक्षा के बारे में जो कुछ कहा है वो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा होगा और आप लोग भी जानते हैं। लेकिन उनके सिद्धांतों को जीना पड़ेगा, जमीन पर जीना पड़ेगा। हम कमजोर पड़ जाएंगे अपने गांव में ही, अपनी पंचायत में ही। कोई तुम्हें सिर्फ इस आधार पर अपने घर में नीचे बिठा देता है कि तुम्हारा जन्म फला जाति में हुआ, तो तुम्हारे अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि उस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे जिसमें जन्म के आधार पर। लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं, वो कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। बाबा साहब ने इतनी मेहनत से संविधान बनाया, इतनों घंटों पढ़ करके बनाया, इतनी घंटों संसद में बहस की और ये मौका हमको दिया। आज उस संविधान को कमजोर करने का काम जमीन पर कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। हम में वो चेतना नहीं है कि हम ये सामना कर सके कि जिन 5 तत्वों से तुम बने हुए हो उन्हीं 5 तत्वों से हम भी बने। क्या मेरे माँ बाप ने जिस प्रक्रिया से मुझे पैदा किया, आप कोई दूसरी प्रक्रिया से पैदा हो गए? या वो एक ही प्रक्रिया है दोनों की? लीलाराम जी एक है कि अलग है? फिर ये फर्क क्यों? पर ये हमें खुद को तय करना। जब हम कमजोर पड़ते रहेंगे तो लोगों को तो सुहाता है बहुत कि हम बिना कुछ काम किए, समाज की बिना सेवा किए, बिना खिदमत किए, सिर्फ जन्म के आधार पर, सिर्फ जाति के आधार पर बड़े बने रहे। ये लोगों को सूट करता है।
आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हो, मुझे तो इसकी बहुत खुशी है। इस इलाके में मुझे लगता है पहली बार ये बीड़ा, चेतना का बीड़ा उठाया। बाकी तो हमें बेरा था व्यापो करो। अंबेडकर को पढ़ते रहो, क्योंकि जो जो पढ़ लेगा वो पूरे समाज को एक नई चेतना से भर देगा। और लगातार चर्चा तो आप लोग करते भी रहते हो, सोशल मीडिया है, पढ़ते भी रहते हो। परिवर्तन का रास्ता कठिन अवश्य होता है, लेकिन हम सब मिलजुल करके तय करेंगे तो 21वीं सदी का भारत सिर्फ कपड़ों में बदलाव तक नहीं होगा। खाली हम कपड़े पहन लेंगे दूसरे, बाल दूसरे कटवा लेंगे, उससे परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा विचारों से। ये मेरी बहनें बैठी हुई है, बेगार करते थे, अपन मजदूरी करते थे, उसके भी अपने को पैसे नहीं मिलते। 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करते थे। इस कानून में बदल। हमारे बीच में विराजमान सिद्धांत बनते जी, महाराज नरोत्तम दास जी, महाराज धर्मनाथ जी, हमारे प्रधान साहब हसमुख जी, राहुल जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहन, बहुत ही खूबसूरत समागम है। मने ठा नहीं तो कि अतरी तैयारी की मेरे मन में इच्छा थी कि पहले बनते जी को मैं सुनता और फिर मैं बोलता, लेकिन मन से आदेश हुआ तो बात अपनी कह रहा हूं। मीरा राम जी भी बैठे हैं, परलई अध्यक्ष मेघवाल समाज 22 परगना। अब महात्मा बुद्ध और बाबा साहब, ये दो चित्र इस मंच पर सजे हुए हैं। ये हमारे मन में सजने चाहिए, और मन में भी सिर्फ तस्वीर के रूप में नहीं सजने चाहिए, उनके विचारों के रूप में सजने चाहिए। पूरी मानव जाति का कल्याण इन दो महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर हो सकता है। उन्होंने हमको समझाया कि जाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। परमात्मा ने सिर्फ दो जातियां बनाई है, एक आदमी और एक औरत। तीसरी कोई जाति उस कुदरत की बनाई हुई नहीं। और मानव जाति का इतिहास साक्षी है कि हमेशा ताकतवर ने शोषण किया और हमेशा ताकत के खिलाफ लड़ते आए हैं, और मनुष्य ने बराबरी का रास्ता अपनाने के लिए युगों युगों से संघर्ष किया। ये महात्मा बुद्ध आज इस मंच पर क्यों है? ये तो निम्बोड़ा के नहीं है, ये राजस्थान के भी नहीं है, पर ये पूरी दुनिया के हैं। और क्यों बने, एक छोटा सा आपको एक दृष्टांत सुनाऊंगा मैं। उनके जीवन काल में जंगल में एक बच्चा अपने भारा लेने जाएगा, एक बच्चा वो भारा लेके जा रहा था।
बुद्ध ने उसको कहा कि ये मुझे दे दे। उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, ये 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है, मैं आपको ये नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दे सकते? तो उसने कहा कि मैं अछूत हूं, इसलिए मैं आपको ये भारा नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा कि नहीं दे, और उसी भारे पर उन्होंने अपना आसन लगाया और अपने ध्यान उसी आसन पर शुरू किया। और इस तरीके से मानव जाति के इतिहास में वो पहले समता सैनिक हुए, जिन्होंने मनुष्य के भीतर जन्म के आधारित इस गैर बराबरी के खिलाफ पूरी दुनिया को संदेश दिया उसके माध्यम से। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि अंबेडकर जैसा विलक्षण प्रतिभा तो कोई 20वीं सदी में हुई नहीं है। जितना उन्होंने अध्ययन किया, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और बेटा जरे भंडारा वे तो बेटा जिम्बा पा जाओ, ब्याह वे तो जिम्बा पा जाओ, कोई प्रतिष्ठा वे तो बड़े जिम्बा पा जाओ। अंबेडकर ने कभी इन चीजों पर समय खर्च नहीं किया। वो पढ़ते थे, अनवरत पढ़ते थे। और किसके लिए पढ़ते थे? इसलिए पढ़ते थे कि इस देश के करोड़ों लोग जो जन्म के आधार पर भेदभाव का शिकार हुए हैं, उनको मुक्ति कैसे दिला सकूं, इसके लिए पढ़ते। आपको याद होगा महात्मा गांधी से लड़ लिए थे और कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। इस मुद्दे पर जो लड़ाई लड़ी वो अद्भुत थी। और वो अपने कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, क्या नहीं कहता है? वो 33 करोड़ देवी देवता यही थे, आप कहां थे? कहां थे आप? हमें उस जगह से बाहर निकालने का काम किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहुत से वक्ता मंच पर है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भी नरोत्तम दास जी महाराज बैठे हुए हैं। उसमें भी मीरा जैसी कृष्ण भक्त को गुरु मिला तो रैदास मिला, जिस रैदास ने जन्म आपके समाज में लिया था। खास तौर पर मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, अंबेडकर ने तो खुद ने कहा ही है, शिक्षा के बारे में जो कुछ कहा है वो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा होगा और आप लोग भी जानते हैं। लेकिन उनके सिद्धांतों को जीना पड़ेगा, जमीन पर जीना पड़ेगा। हम कमजोर पड़ जाएंगे अपने गांव में ही, अपनी पंचायत में ही। कोई तुम्हें सिर्फ इस आधार पर अपने घर में नीचे बिठा देता है कि तुम्हारा जन्म फला जाति में हुआ, तो तुम्हारे अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि उस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे जिसमें जन्म के आधार पर। लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं, वो कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। बाबा साहब ने इतनी मेहनत से संविधान बनाया, इतनों घंटों पढ़ करके बनाया, इतनी घंटों संसद में बहस की और ये मौका हमको दिया। आज उस संविधान को कमजोर करने का काम जमीन पर कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। हम में वो चेतना नहीं है कि हम ये सामना कर सके कि जिन 5 तत्वों से तुम बने हुए हो, उन्हीं 5 तत्वों से हम भी बने। क्या मेरे माँ बाप ने जिस प्रक्रिया से मुझे पैदा किया, आप कोई दूसरी प्रक्रिया से पैदा हो गए?
या वो एक ही प्रक्रिया है दोनों की? लीलाराम जी, एक है कि अलग है? फिर ये फर्क क्यों? पर ये हमें खुद को तय करना। जब हम कमजोर पड़ते रहेंगे तो लोगों को तो सुहाता है बहुत कि हम बिना कुछ काम किए, समाज की बिना सेवा किए, बिना खिदमत किए, सिर्फ जन्म के आधार पर, सिर्फ जाति के आधार पर बड़े बने रहे। ये लोगों को सूट करता है। आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हो, मुझे तो इसकी बहुत खुशी है। इस इलाके में मुझे लगता है पहली बार ये बीड़ा, चेतना का बीड़ा उठाया। बाकी तो हमें बेरा था व्यापो करो। अंबेडकर को पढ़ते रहो, क्योंकि जो जो पढ़ लेगा वो पूरे समाज को एक नई चेतना से भर देगा। और लगातार चर्चा तो आप लोग करते भी रहते हो, सोशल मीडिया है, पढ़ते भी रहते हो। परिवर्तन का रास्ता कठिन अवश्य होता है, लेकिन हम सब मिलजुल करके तय करेंगे तो 21वीं सदी का भारत सिर्फ कपड़ों में बदलाव तक नहीं होगा। खाली हम कपड़े पहन लेंगे दूसरे, बाल दूसरे कटवा लेंगे, उससे परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा विचारों से। ये मेरी बहनें बैठी हुई है, बेगार करते थे, अपन मजदूरी करते थे, उसके भी अपने को पैसे नहीं मिलते। 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करते थे। इस कानून में बदलाव किसने किया? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने श्रम कानूनों में बदलाव और आपकी और हमारी जिंदगी को बदल दिया। औरतों के हक का सबसे पहला कानून भारत के पार्लियामेंट में लाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाए। क्या करे रही हो आज ही? अब घूमटा बेरा बैठा, हमें कोई डकैत आवे रही है घोड़ा माथे बैठे। इससे कोई शर्म नहीं होती है कि आप ये ढक के रखो। जब तक आदि शक्ति को हम पूरा सम्मान नहीं देंगे, पूरा मौका नहीं देंगे, हम पीछे रह जाएंगे। आज 100 में से 30 नौकरियां लड़कियों के लिए है। हम यदि इसमें ही पड़े रहेंगे तो उन पे कौन लगेगा? लगेगी तो लड़कियां, पर दूसरों की लगेगी। इसलिए आज इस मौके पर मैं विनती करता हूं आपसे कि पूरे मन से, पूरे मनोबल से, पूरी ताकत से गैर बराबरी के खिलाफ समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आप और हम सभी एक हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से अभिनंदन करें। बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन एमएलए साहब का कि जिंदगी में छाव है तो कभी धूप है, जिंदगी में कभी छाव है तो कभी धूप है। ये जिंदगी न जाने तेरे कितने रूप है। जिंदगी में हालात जो भी रहे, जिंदगी में हालात जो भी रहे, आप जहां भी बैठे हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा हमारे एमएलए साहब के चेहरे पे भी मुस्कुराहट बनी रहती है। एक बार जोरदार पुनः तालियां।